हेलो हेलो। कितना नंबर से होना था? हमको तो याद है 195 से होना था ना। ना भाई, हमको याद है यहीं से होना है। अब तुम लोग को याद नहीं रहता है, तुम लोग का तो बहुत ना क्लास रहता है। शुरू करें? हमने कहा था इस्पात किसको कहते हैं? लोहा में कुछ मिला देंगे तो इस्पात बनेगा। लोहा में कार्बन मिलाएंगे तो इस्पात। लोहा कार्बन और कुछ मिला देंगे तो मिश्र इस्पात। कौन इस्पात? मिश्र इस्पात बनता है। दो या दो से अधिक धातु या अधातु को मिलाकर क्या बनता है? मिश्र इस्पात। किसी धातु को सफेद सोना कहा जाता है। कल पढ़ाए थे हम आपको, किसको? प्लेटिनम को। आशा धातु किसको कहते हैं? बताओ किसको कहते हैं? आशा धातु लिखना कहते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम को कौन धातु कहते हैं? आवारा तत्व किसको कहते हैं? आवारा तत्व किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। काला सोना किसको कहते हैं? हाँ, काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। हाँ हाँ हाँ, तू याद कर ले होगा ही कोयला को। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। यही याद रखो। इसको द्रव सोना भी कहते हैं। कौन सोना कहते हैं? अब चुप। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। अगर नहीं रहे पेट्रोलियम, तब क्या मारना? कोयला। आशा धातु किसको कहते हैं? यूरेनियम को। सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? एडम उत्प्रेरक। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? एडम उत्प्रेरक। इसी को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट गोल्ड मतलब सफेद सोना। पढ़े? बढ़े। लोहे की कील, अल्युमिनियम का तार पीटने पर किस में बदल जाता है? किस में बदल जाता है? सीट में। तो वही क्या मामला है? धातु का नाम सुने हो ना? धातु। धातु की अगर हम बात करें, इसमें एक गुण होता है अधात वर्धनीयता। कौन सा गुण होता है? अधात वर्धनीयता। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी। पीट कर चादर बनाने का गुण। एक होता है तन्यता, जिसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। खींच कर तार बनाने का गुण। आई दोनों जो होता है, सबसे अधिक किसका होता है? सोना का। उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम अल्युमिनियम। कल एगो लड़का का 0.4 से नहीं हुआ है। कितना से नहीं हुआ? अगर में क्वेश्चन हुए, वो गलती किया, मन तो क्या दे मुंह मुंह सड़ाक सड़ाक। लेकिन अब क्या कहेंगे, वो फाड़स ही बढ़ा सकते हैं उसको। क्वेश्चन था कि खींच कर तार बनाना क्या कहलाता है? तन्यता। प्रोग्राम में एगो ऑप्शन था आधात वर्धनीयता, एक ऑप्शन था तन्यता, एक ऑप्शन था आधात वर्धनीयता और या तन्यता। और मार दिया आधात वर्धनीयता या तन्यता। ये दोनों होगा नहीं, होगा आंसर क्या? तन्यता। 0.4 से रिजल्ट नहीं हो। क्या? जल्दी से इसको लिख लो। ये वो लड़का 3 साल तक वेटिंग में रहा था। दूध में होता है लैक्टिक एसिड, गलती मार दिया। बड़का भाई का नौकरी हो गया, छोटका भाई बच गया।
जब जब दूध को देखता होगा लैक्टिक एसिड याद आता होगा। कंपटीशन चला यही ना है। एक हम लोग को पहली बार में नौकरी नहीं हुआ था ना, तो हम लोग बोले कि साला ये धांधली होता है। सबसे बढ़िया माना है, कह देना कि धांधली हुआ इसलिए हमारा नहीं हुआ। अब बताओ, तोहर हमारे घर के अगल बगल के लोग नहीं लिया है नौकरी। अब अगर 2-4-10% हो रहा है, तुम इन सरकार को चुनते हो जी। सरकार चुनने टाइम में राम मंदिर पे सरकार चुनते हो, रोजगार पे सरकार चुनते हो। जिस चीज पे सरकार चुन रहे हो वो चीजें तुमको मिल रही हैं। अब सरकार भी क्या करेगी, चला यहाँ तो सिस्टम में बैठे लोग गड़बड़ है। अब बताओ, अभी जो पकड़ाया है वो बिहारी का है, नवादा का। अरे सरकार क्या करेगी, मोदी जी वहां बैठ के तो और क्वेश्चन पहरा करेंगे। तू ही करप्ट है। अच्छा, मोदी जी बैठ के हर जगह क्वेश्चन पे पहरा दे पाएंगे? बिहार, बताओ, नवादा का है वो, एसएससी का जो पेपर लीक किया है, कि कहाँ से उचित है? दोनों पेपर लीक में वही है, एक ही आदमी। अभी एएलपी का एग्जाम कैंसिल हुआ, उसमें भी उसका नाम जैसे कर रहा है। चला सेंटर में लग के है, तोरे चचा होगा, हमरे चचा होगा। ये फ्रॉडगिरी कर रहा है, समाज को सबको बदलना किसी सरकार का काम है? ये तो अभी तोरे अगर ऑप्शन मिल जाए ना जुगाड़ के, तू ही केकरो से नहीं पूछेगा। तो पहले अपने अंदर इंसानियत लाओ। अगर कोई सेटिंग कर रहा है तो करवा तो स्टूडेंट ही ना रहा है रे। और अपन मोरल कहाँ चल गया? अभी जो बच्चा खूब तेज है ना पढ़ने में, और बाईपास मिल जाए, 1 मिनट उस सोचेगा कि हमारा मेहनत करके लेना है? 99% कहेगा होना हो तो नहीं तो होबे कर तो। गलत बात है ना। अब बताओ ना, कहाँ वो एसएससी में भी बिहारी का लड़का है, तो उल्टा पुल्टा करता है। लोहे की कील और एल्युमिनियम की तार को पीटने पर क्या बनता है? सीट। और खींचने पर क्या बनता है? तार। पीटने पर सीट और खींचने पर तार। कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है? मरकरी। सही है। और धातु जो द्रव अवस्था में होती है? बीच में मारल जाता है गरीब बच्चा, जरा पैसा नहीं है। और धातु जो द्रव अवस्था में होता है क्या? ब्रोमीन। पढ़े? एक चीज याद रखना, ब्रोमीन को कहते हैं लाल द्रव। क्या कहते हैं इसको? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, KMnO4 को कहते हैं लाल दवा। ब्रोमीन को क्या कहते हैं? लाल द्रव। KMnO4 को क्या कहते हैं? लाल दवा। हो गया? ब्रोमीन को क्या कहते हैं? लाल द्रव। KMnO4 को क्या कहते हैं? लाल दवा। पढ़े? नाम है रे। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा है, यूज होता होगा, केमिस्ट लोग यूज करता होगा। एल्युमिनियम के बने बर्तन या अन्य पदार्थ अच्छे उष्मा संचालक क्यों होते हैं? उनमें जल्दी गर्म करने की क्षमता होती है। देखो इसको, इसका क्वेश्चन क्या पूछता है आपको? क्वेश्चन पूछता है एक विशिष्ट उष्मा धारिता, नाम सुने हो? विशिष्ट उष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां से क्वेश्चन रहता है। जो जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, उसका विशिष्ट उष्मा धारिता उच्च होगा। हाँ, निम्न होगा। रुक रुक रुक। अच्छा बताओ, तो बर्तन जल्दी गर्म होगा कि पानी? बर्तन ना जल्दी गर्म होगा रे। हाँ, इतनी
बर्तन को चढ़ा दो पानी भर के तो कौन जल्दी गर्म होता है? बर्तन ना। जल्दी गर्म होगा विशिष्ट उष्माधारिता निम्न। रुक जा, अभी लिखना मत। धीरे धीरे गर्म होगा। धीरे धीरे गर्म होगा विशिष्ट उष्माधारिता। रुक, लिखना मत कुछ। बताओ जल्दी जल्दी गर्म कौन होता है, बर्तन की पानी? हाँ, अब बर्तन में हम एग्जांपल में ले लें एल्युमिनियम, कॉपर, पीतल। पीतल का भी तो बर्तन होता है। अरे पीतल का बर्तन नहीं होता, शादी ब्याह में देता है, श्राद्ध में। एक एग्जांपल क्या है? पानी। रुक जा, रुक। पूछता है बच्चा, एक में गड़बड़ करिए देता है। विशिष्ट उष्माधारिता पूछेगा उच्च की निम्न, कोनो न कोनो तुम मार के मारिए देगा। इससे याद रखना, पानी ज्यादा है कि बर्तन? अरे पृथ्वी पर कौन ज्यादा? पानी के बर्तन? कौन ज्यादा? ए रे बाबू, लंबा लंबा तनी कम छोड़ो। लॉज में रहती है उतना छोड़ती है, तैयो यहाँ के छोड़ पूरे कहने चश्मा। बाप रे भाई, लोग को हमको लगता है एक जगह बैठा दिया जाता है लंबा लंबा। लॉज में भी यही चलता है, मेरे बगल में वो गर्ल्स हॉस्टल है, लंबा लंबा। बस अगर कोई माई बाप ने, बस तनिए दिन है तो हर जिंदगानी तो और तनी कम है। सीधा एक बात तुरंत विम साबुन, सीधा। इसलिए चुपचाप पढ़ो, लंबा लंबा तनी कम छोड़ो। जल्दी गर्म होगा, बर्तन जल्दी गर्म होगा कि पानी? तो उसकी विशिष्ट उष्माधारिता निम्न। अब पानी लेट से गर्म होगा, विशिष्ट उष्माधारिता उच्च। इतना लॉजिक एग्जाम हॉल में याद नहीं रहता है। एग्जाम हॉल में ये याद रखना कि पानी ज्यादा है ना पृथ्वी पर, तो उसकी विशिष्ट उष्माधारिता उच्च। अब बर्तन यानी अल्युमिनियम, कॉपर, ये सब कम न है, तो उसकी विशिष्ट उष्माधारिता बन जाएगा। देख लो, लड़की लोग को तो 1 मिनट बर्बाद नहीं करना चाहिए, सीधा बिंबार। मजाक में नहीं लेना, सीरियस हो जाओ तुम लोग, बहुत पछताएगी ना। इन्हें भोरों में धोना पड़ेगा, शामों में। सेल्फ रिस्पेक्ट का धज्जी उड़ जाएगा। मुर्गा का टांग सब खा के रख देगा, तोरा उठाना है। चूस चूस के लोग खाएगा, रखेगा। अब तोरा सब पोछा लगाना है। बचना चाहती है बाबू तो बच लो, मौका है। हो गया। विशिष्ट उष्माधारिता से यह पता चलता है कि कोई जल्दी गर्म होगा या लेट से गर्म होगा। बढ़े? अरे बढ़े। अरे बढ़े। एल्युमिनियम के बने बर्तन अन्य पदार्थों से अच्छे उष्मा संचालक होते हैं क्योंकि उनमें जल्दी गर्म करने की क्षमता। अच्छा एक बात बताओ, लोहा का लोहिया चढ़ाते हो तब जल्दी गर्म होता है कि एल्युमिनियम का? पक्का ना? कि एल्युमिनियम की चालकता अधिक है कि कम? तांबा किस कारण से अच्छा उष्मा का चालक है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये धारा का प्रवाह भी करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तांबा का नाम सुने हो ना? इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? अर्थिंग में, तड़ित चालक में, घर के वायरिंग में। घर के वायरिंग में। हो गया।
कहाँ कहाँ यूज करते हैं रे? अर्थिंग में, तड़ित चालक में, और घर के वायरिंग। घर के वायरिंग में जो तार केबल यूज, अच्छा केबल और तार में क्या अंतर है पता है आप लोग को? नॉलेज के लिए जान लीजिए। ये जो लटकल जितना आप देख रहे हैं सब तार है कि केबल? तार है। क्या है? ये हम कहेंगे वो हम हो, ये सब केबल है। लेकिन हम लोग की करते हैं, हम लोग इंटरनेट वाला तार को केबल कहते हैं, 30 वाला तार जाता है केबल कहता है, बाद बाकी सबको तार कहते हैं ना। आज से ही जान लीजिए, जकरा पे कवर है वो केबल है, जकरा पे कवर नहीं है वो तार है। घर में जितना है सब तार है कि केबल है? केबल है। वो जो पोल पर देखते हैं वो सब क्या है? तार है। और ओकरा में अगर कवर लगा हुआ है तो केबल है। ऐसे याद रखो, क से कवर, क से केबल। बोलन रे, कवर लगा हुआ है तो क्या है? केबल है। और कवर नहीं है, नंगा है, क्या है? तार। ये घर में जितना है सब क्या है? घर में सब समानांतर क्रम में होता है, समानांतर में वोल्टेज समान होता है। ये तो आप पूछबो किया है चंद्र प्रीवियस ईयर में। समानांतर में वोल्टेज समान होता है। देखो सब पंखा के स्पीड एक जैसा है। अब जो खराब है उसका स्पीड गड़बड़ है। अब अगर बेयरिंग खराब हो गया, लेकिन बाकी सब पंखा का स्पीड देखो तो एक जैसा है कि अलग अलग है? क्योंकि वोल्टेज समान है। यही क्वेश्चन तरह पूछा था, घर की वायरिंग समानांतर में होती है क्योंकि समानांतर में वोल्टेज का मान समान है। क्लियर है बाबू? सबसे पुरानी धातु हम तरह बोले थे, कहेगा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला धातु लोहा। मैडम कहती है तांबा। क्लास में यही है ने कल, अरे कल नहीं बोले थे हम? क्या बोले थे बताओ? लोहा। हम कल बोले थे सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन? क्लास में है नहीं तुम। क्लास में लौट आओ जाने मन, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आधा से बेसी लोग तो क्लास में है ही नहीं है। के नहीं है अभी जो पढ़ाए हैं ना, कितना प्यार से पढ़ा दिए। और जो क्लास में नहीं होगा कुछ समझे में नहीं आ रहा, वो अस्थिर से पूरा बॉडी ला के ऐसे छोड़ दिया। अरे दैत्य राज, ध्यान से समझना क्या कह रहे थे हम। सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला धातु तांबा, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला लोहा। कल लो बताए थे, हमारे आसपास देखो खाली लोहे लोहा है, नहीं है? तो कहते हैं दोस्त मेरे, सबसे पुराना धातु कौन सा इसका आविष्कार 900 ईसा पूर्व में हुआ। ये है उससे लिखो नोग्राम, रट्टा मारे हुए हैं कि 9 हम 8 पढ़ाते हैं रे। 2000 ईसा पूर्व में हुआ। कौन है? तांबा। लिख लो, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन? लोहा। कल नहीं ना आया था तुम? है ना? आया है। पर चेहरे देखने से लग रहा है कल तुमने। कैसे पता चला? तो तुम 195 से लिख रहा है, उससे पहले तो और कुछ नहीं लिखा, लेकर मतलब तू कल नहीं आया था। देखो, सबसे पुराना धातु कौन है? तांबा। धातुओं को कठोर सतह पर टकराने पर एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। धातु ध्वनिक होता है, मारोगे करेगा टन टन, ठीक ना? इसे कहते हैं सोनोरस। ठीक है। मौलिक अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन कौन सा है? सोना। देखो तोरा की पूछा था, तोरा पूछा था मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन, पूछा था? अरे तोरा पूछा है क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में कौन धातु पाया जाता है? प्लेटिनम, सोना। इसको तुम मुक्त अवस्था में रख दोगे, इस पर कुछ नहीं होगा। लोहा मुक्त अवस्था में रहेगा? रख के देखो जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा तो उसका भार बढ़ेगा कि घटेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा।
बाप रे बाप, ये मैडम कुछ बुझाइए नहीं रहा है ना? बुझा रहा है, बुझा रहा है। बताइए लोहा का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा बताइए, लोहा में जंग लगेगा तो भार बढ़ेगा कि घटेगा? रुको, थोड़ा बुझा रहा है ना, थोड़ा हम बताते हैं। लोहा में जंग लगेगा, कोई नहीं बोलेगा, जब बोलेगी ओकरे को खड़ा करके खड़ देंगे हम। एक ऑप्शन है तुम्हारा बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा। चुप रहेगा तुम लोग? ये बोलेगा ओकर एक नंबर से जिंदगी में कभी रिजल्ट नहीं हो। आज चौथा ऑप्शन है तुम्हारा, अरे यार, चलो छोड़ो, अब नहीं पूछेंगे। पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा। पढ़ने पे ध्यान दो। देखो तुमको क्वेश्चन पूछा था, जैसे आप सोना, सोना का चेन पहने हैं आप लोग, लॉकेट पहने होंगे, साफे दरी दरे है कि रे? अच्छा कोई बात नहीं, अभी नहीं है फिर पहनेगा। हम भी कभी नहीं पहने थे, चला आ, जब लड़का नहीं है पहनता है। शादी में कैसन नहीं हुआ, चला नहीं होगा, नौकरी तो वही मिलेगा, धागा में लपेट के ले नौकरी करो। कहते हैं दोस्त मेरे, अगर 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 हम सोना की बात करें, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लोहा नहीं पाया जाता। इतना क्वेश्चन पूछा है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्लेटिनम, गोल्ड, ये सबको तुम फ्री स्टेट में रख दोगे, उस पर जंग नहीं लगता है, इसीलिए तो ये महंगा है। लोहा रख दो तो जंग लग जाएगा। तो वैसी धातु जिसको एकदम छोड़ दें और उस पर जंग ना लगे, तो कहते हैं यह फ्री स्टेज में रह सकता है। कहते हैं दो मौलिक अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन कौन है? सोना, चांदी और तांबा। अब कुछ लोगों को चांदी पर डाउट हो जाएगा कि तो सर काला हो जाता है, समझे? तो चांदी सल्फर से अभिक्रिया करता है, तब Ag2S बनाता है, जिसका रंग काला होता है। क्लियर है? इसमें आप प्लेटिनम को भी जोड़ सकते हैं। तांबा का रंग कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? नहीं, तांबा का रंग कैसा होता है? हरा। चांदी, सोना। अरे चांदी आप पहने हैं कभी? चांदी जो होता है, देखिए आप पहन ले हैं, चांदी है कि नहीं हो? चांदी है कि गड़बड़ वाला है? चांदी है ना वो? लेकिन कैसा हो गया है? वाइट हो गया है, सिल्वर हो गया है, काला हो गया आपका चांदी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश हो गया है। चांदी काला होता है सिल्वर सल्फाइड के कारण, कॉपर हरा हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। किसके कारण? अधातु विद्युत के, अधातु विद्युत के सुचालक होते हैं, सही है ना? बुरे। अब प्रतिरोध जो होता है विद्युत धारा का विरोध करता है कि सपोर्ट? हाँ, तो बताओ प्रतिरोध सबसे ज्यादा किस में होगा? कुचालक में? किसमें रे? उससे कम किस में होगा? अर्धचालक में। सबसे कम किस में होगा? रुक जा, रुक रुक, प्रतिरोध मतलब विरोध, प्रतिरोध मतलब विरोध। तो सबसे कम विरोध सुचालक में ना होगा धारा का, और सबसे ज्यादा किसमें होगा? कुचालक। अब प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोध जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाले, और चालकता जो विद्युत धारा का प्रवाह होने दे। ना रे, लड़का के उल्टा कथी? अब प्रतिरोध के उल्टा चालकता। चालकता जब लिखोगे ना, चालकता जब लिखोगे तो सबसे ज्यादा होता है किसका? चालक का। उससे कम किसका होता है? अर्धचालक का। और सबसे उससे कम किसका होता है? अर्धचालक का एग्जाम्पल कौन कौन है? सिलिकॉन। आई दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, बस आगे बात करेंगे।
हो गया? पढ़े? अधातु विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। इसका पीट कर चादर, खींच कर तार नहीं बना सकते ये को, लेकिन दोस्त मेरे इसका अपवाद है। जो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। कौन? मिटाएं इसको? मिटाएं हो? ग्रेफाइट जो है अपवाद है। अधातु ग्रेफाइट अपवाद है इस बात का। क्या है? चालक। ग्रेफाइट का नाम सुने हो ना, पेंसिल में जो रहता है। हो गया? बताओ धातु विद्युत के क्या है? धातु जो विद्युत का कुचालक है, अपवाद। धातु जो विद्युत का चालक है वो है सीसा। सीसा धातु है क्या? धातु धातु है, लिखिए। काहे तू इतना परेशान रहता? पर हो जाएगा तो रहता है तुम। लास्ट अटेम्प्ट पर कहानी खत्म है। एकदम इस बार होवे करेगा। बढ़िया स्पॉट। हो गया? अरे हो गया। घरों में उपयोग किया जाने वाला, अभी तुरंत बताए थे देखो, विद्युत के तार में किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? अरे जो तार के ऊपर जो आप कवर देख रहे हैं ना, ये कैसा है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको कहते हैं पीवीसी। बताओ तो घर में जो तार हम लोग यूज करते हैं कैसा तार होता है? एक तो कॉपर का होता है, गोल होता है और लचीला होता है। कॉपर का होता है गोल और लचीला। इसके ऊपर कवर किसका होता है? पीवीसी का। तार के ऊपर कवर देखता है ना कुचालक पदार्थ का, जो रबर रबर आपको लगता है, वो किसका होता है? पीवीसी का। पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। पढ़े? रबर में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण। रबर में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण। पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो? हाँ बीबी आप बताओ तो, सल्फर मिलाने से हार्ड होता है कि मुलायम? क्या होता है? बोल नहीं रहा है भाई चश्मा वाले। हार्ड की मुलायम? लोहे पर जिंक का परत चढ़ाना जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन ना। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती? अच्छा कैरेट क्या है, कभी सुने हो? 24 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड। अच्छा हम लोग जो गहना वगैरह बनाते हैं, हाँ 24 कैरेट हुआ तो 100% शुद्ध हुआ ना। हम लोग जो गहना वगैरह बनाते हैं तो अगर बढ़िया दुकानदार के पास जाओगे, तनिष्क वगैरह में 22 कैरेट तक देता है, और थोड़ा में जाओगे नीचे तो 20 कैरेट देता है, 16 कैरेट देता है। वो लोहा उसमें अगर मान लो तुमको 24 कैरेट हो गया तो 100% हो गया। 24 कैरेट बोले तो 100% क्या हो गया? सोना हो गया। और यही अगर मान लो तुमको 18 कैरेट देता है, अगर मतलब समझ लो 75% है। अरे 6 चौका 24 ना। अब 22 कैरेट दे रहा, तो अब तुम कहोगे हाँ हमारा 24 कैरेट हम लेंगे। 24 कैरेट सोना का
कोई भी आभूषण नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी लचक बरकरार रहे उसके लिए उसमें अन्य चीजें मिलाई जाती है, ठीक ना। इसलिए अगर आप 24 कैरेट में आपको क्या मिलेगा, बिस्किट, बिस्किट होता है ना, वो आपको कंप्लीट 24, वो 24 कैरेट नहीं होता, वो 24 कैरेट से थोड़ा सा कम होता है। 24 कैरेट गोल्ड बहुत कम उपलब्ध होता है किसी खास शेप में। तो ओरिजिनल गोल्ड जो निकालते हैं शुद्ध करके स्मेल्टिंग से, तब जो गोल्ड रहता है वो 24 कैरेट होता है। लेकिन अगर उसको किसी शेप में देना है तो अप्रॉक्स, अगर जैसे से आप जैसे कोई बिस्किट ले लिए तो लगभग 24 कैरेट होगा। कोई ऐसा गहना ले लिए जिसमें बहुत ज्यादा लचक है, बहुत ज्यादा मोड़ है, तो उसकी कैरेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोहे की शुद्धता को किसमें नापते हैं, कैरेट में। और एसी, सोने की शुद्धता को कैरेट में नापते हैं, और एसी की क्षमता को टन में नापते हैं। एसी की क्षमता को लिख लो एक लाइन, लो सोने की शुद्धता सोने की शुद्धता कैरेट में, और एसी की क्षमता टन में। एक टन में 3516 वाट होता है। अब तुम समझो 350 लोगों के घर में 10 वाट का बल्ब जलेगा, तब जितनी बिजली की खपत होगी, एक आदमी के घर में एसी चलेगा तो उतना बिजली का खपत हो जाए। तो एक टन हुआ, एक टन का एसी लगाता कौन है, सब 1.5 टन लगाता है। एसी की क्षमता किसमें है, टन में, 3516 वाट। नेट पे ने चेक करने लग जाना, न तो 1000 वाट लिखल रहता है। एसी की क्षमता को किसमें नापते हैं, टन में। थोड़ा इतने पूछेगा, एसी की क्षमता को किसमें नापते हैं, किसमें नापते हैं, टन में। सोने की शुद्धता को किसमें, कैरेट में। अगर 24 कैरेट है मतलब शुद्ध है, 100% गोल्ड है। बोले वह नहीं करे, हाँ क्या 22 कैरेट निकालो, नहीं हम निकाल देंगे। हमारे छोटा मैथ के मास्टर है रे, पगला है। 24 निकाल निकाल देंगे। छोटा 24 कैरेट इज इक्वल टू 100%। इसलिए 1 कैरेट में कितना, इसलिए 22 कैरेट में कितना, भागा दे दो आंसर आ जाएगा। 100/24 ना भाई, ऐसे भी नहीं निकाल सकते हो तो हर 4% 25% होता है। हर 6 जो है 25% के बराबर होता है, देखो ना। 6 चौका 24, 4 2 6, यानी 4 33% के बराबर होगा, यानी 25 है रे। 6 चौका 24 करो ना यार, तुम लोग मेरे मैथ पे हंस रहा है ना रे। छोटा तो और मैथ वाला जो मास्टर है ना, ओकरा 3 दिन तक पढ़ाते रह जाएंगे, उठने नहीं देंगे। बात करता है, इंजीनियर आदमी है, हमारा मैथ खराब है, तोरे जैसन है। 1/10 अभी पूछेंगे बताओ कितना होगा पॉइंट में, तो कहेगा लाओ कॉपी कलम देखते हैं। ए मैडम बताइए, कोई नहीं बोलेगा। 1/100 का वैल्यू पॉइंट में बताओ, जल्दी बता, आज तोरे पर गर्हित है ना, आ रहा है तुरा। अरे पाइथागोरस थ्योरम बताओ, बताओ जल्दी। नहीं पता है, बोलो पाइथागोरस। अरे ये नहीं पढ़ी है जी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। मारो, कोई मारो हमको। कोई बात नहीं, याद नहीं रहता है, हम लोग मास्टर है ऐसे ही, बच्चा सबको चमकाते रहते हैं। याद थोड़े रहता है सब, अस्थिर से पढ़िए हो जाएगा। कौन, ये वो चीज और ध्यान रखो, पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा टाइम दो ना तो गड़बड़ हो जाएगा। सोने की शुद्धता, ना रुकना, धातु की शुद्धता को आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा भी निकालते हैं। किसके सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत से निकालते हैं। और एक हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आपको पढ़ाए थे, याद है। बताओ हाइड्रोमीटर क्या नापता है, पढ़वे नहीं करती है, बताओ। आपेक्षिक
आपेक्षिक घनत्व तो नापता है, हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता नापता। हाँ, हम बोले तो ड्र बोले तो ड बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। भूल गया? कोई बात नहीं, बच्चा है भूलता है, फिर पढ़ाएंगे। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भी सोने की शुद्धता नापती है। शुद्ध सोना कितना शुद्ध सोना कितना कैरेट? 24 कैरेट। 24 कैरेट ना रे, कि 20 कैरेट? 24 कैरेट के बाद। अच्छा कोई बात। अगला, सांद्र हाइड्रोक्लो, हाँ हाँ हाँ, देखो ये तो हम बताए भी थे, पढ़ाए भी थे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। आप कभी भी, हम पहले भी आपको बोले थे कि सोना अगर आए कोई ना कि हम साफ कर देंगे, तो सोना साफ कर देगा, उससे साफ नहीं करवाना। नहीं, आप वो क्या करेगा, सोना को एक्वारेजिया का घोल लाता है, उसमें डाल देगा, उसका एक परत उसी में रह जाएगा और आपको सोना चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपके सोने का हो जाएगा लॉस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सांद्र लेके कौन सा घोल आता है? सांद्र मतलब मोटा कि पतला? मोटा कि पतला? तनु मतलब, बोलो ना जी, बोलबे ये इसीलिए गड़बड़ाता है। सांद्र मतलब मोटा, तनु मतलब पतला। सांद्र HCl और सांद्र HNO3, ये दोनों का मिश्रण आप ले लीजिए 3:1 में। याद रखना, जकरा में 1 है ओकर 3, और जकरा में 3 है ओकर 1। आई दोनों को जब आप मिला दीजिएगा, ये घोल बन जाएगा एक्वारेसिया, जिसको हम कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं? और इसमें गोल्ड और प्लेटिनम खुल जाता है। देखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? एक्वारेसिया में गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है? घुल जाता है। इसलिए कभी भी उससे सोना साफ नहीं करवाना चाहिए। सोना अगर आपको साफ करवाना है तो किसी लीगल आदमी के पास ही जाके साफ करवाइए। ओकरा पास कि सोनारों के पास नहीं साफ करवाना है। साफ करवाना है, सामने में बोलना है ब्रश लो, एसिड लेके साफ करो, सिर्फ H2SO4। कोई दिक्कत नहीं, उस लेके साफ करेगा, कुछ नहीं होगा। बढ़े? अरे बढ़े। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र मतलब मोटा कि पतला? और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये मिश्रण को क्या कहते हैं? एक्वारेसिया। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। सही है, दोनों सांद्र होगा। यही एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में। फ्यूज किसका मिश्रण है? रुक 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 रुक। देखो, एक बात बताओ, किसी भी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो गर्म होगा कि ठंडा? पक्का? अब देखिए, मान लीजिए ये आपका घर है। क्या है ये आपका? और ये आप हैं, आपकी भावनाएं हैं, ये आपका प्रोडक्ट है, ये मीटर है। कौन, क्या है ये? मीटर। मीटर से करंट आएगा पहले फ्यूज में। कहाँ जाएगा? फ्यूज से जाएगा बोर्ड में। अब बोर्ड से आपके घर में जाएगा, चकचका देगा।
ठीक है। फ्यूज कहता है कि अगर करंट ई जो तार होता है ना दोस्त, फ्यूज का जो तार होता है पतला होता है अन्य तार की तुलना में। ठीक है। तार जो जा रहा है ना, तो फ्यूज का तार होता है पतला। ऐसा होता है। जैसे ही करंट का मान ज्यादा होगा ये गर्मा जाएगा, इधर नहीं जलेगा, यही पहले जल जाएगा। ये अगर जल जाएगा दोस्त मेरे, ये अगर जल जाएगा तो हट जाएगा। हट जाएगा, इधर धारा का प्रवाह ज्यादा हो पाएगा। ये कहता है अगर तुमको इधर किसी को भी कुछ करना है तो उससे पहले तुमको हमको जलाना होगा। ये जानता है कि हमको जला देगा तो ओपन सर्किट हो जाएंगे, तार अलग हो जाएंगे, धारा का प्रवाह। लेकिन अब इसके पहले क्या होता था, यही लोग लगाते थे, लेकिन इसका तार जल जाता था। इसका जगह ले लिया है एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, ट्रिप कर जाता है, नीचे गिर जाता है, और तब हम फिर उसको ऊपर उठा के लाइन चालू कर लेते हैं। इसमें जलने वाला भाग था, इसमें जलने वाला भाग नहीं है क्या? आई बताओ, फेज में लगाएंगे कि न्यूट्रल में? एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थ। जब भी स्विच लगाएंगे, एमसीबी लगाएंगे, फ्यूज लगाएंगे, किसमें लगाएंगे? फेज में। तो यह भी फेज में लगाया जाता है। यह सीसा और टीन का मिश्रण है। इसका गलनांक कम होगा कि ज्यादा? कम होगा तब ना जल्दी गलेगा। गलनांक ज्यादा होगा सब गल जाएगा जी, बाद में उल छिलेगा ये। अगर गलनांक क्या होता है? कम। इसका प्रतिरोध उच्च होता है तब नहीं गरमाएगा। इसका गलनांक क्या होता है? कम। फेज में लगता है। और सीसा और टीन का क्या है? मिश्रण। सीसा और टीन का मिश्रण। अब फ्यूज का जगह कौन ले लिया? एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या नाम होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब देखो इसके बारे में अगर हम कहें, ये किस में लगता है? फेज में कि न्यूट्रल में? फेज में लगता है। इसका प्रतिरोध उच्च, इसका प्रतिरोध उच्च, गलनांक भी क्या होता है? निम्न होता है। यह सीसा रुक रे, रुक रे भाई, हम न तो गड़बड़ा जे तो रुक। 63-37 पूछता है, ऐसे याद रखना। 100 से सीसा, 100 से 37, 100 से सीसा, 100 से 37। ये कितना परसेंट हो जाएगा? 63। कितना हो जाएगा? 63%। अब फ्यूज का स्थान कौन ले लिया? फ्यूज का स्थान एमसीबी बोले तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब कहीं भी देखें फ्यूज लगा हुआ, अब सब जगह क्या लगा होता है? एमसीबी। फेज में लगेगा कि न्यूट्रल में? अच्छा, स्विच जो हम लोग लगाते हैं उसका काम धारा को प्रवाहित करना है कि रोकना है? भाग छोटा दोनों करता है, जाने भी देता है और रोकता भी। स्विच जो हम लोग लगाते हैं तो ऑन करते हैं तो जाने देता है, ऑफ करते हैं तो रोक देता है, तो दोनों काम ना करता है। बोलिए, नहीं समस्या? आप फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न, सीसा और टीन का मिश्रण, सीसा और टीन का मिश्रण। सबसे पहले पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु, बताओ जल्दी से, कोई नहीं बोलेगा। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु तांबा। काहे ऐसे कर रही है? नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो घर चल जाओ। बताओ सबसे कठोर धातु कौन? हीरा। हीरा और धातु है रे। सबसे कठोर धातु कौन? प्लेटिनम। सबसे कठोर तत्व तो बताओ।
हीरा। सबसे लंबा तार? सोना। किसका? सोना। जितना भी हल्की है को नहीं पड़ रही। दिक्कत है तो घर चल जाओ। हाय रे, एक आध दुगो पड़ रही है। अच्छे नहीं भी तो चेक करके दिखा देते हैं, देखो। नहीं पड़ रही है तुम लोग, गड़बड़ हो जाएगा। बैक टू बर्तन। बैक टू बर्तन। हाँ, बताओ बताओ, तू ही बताए। तू। हाँ। नहीं नहीं, ये भी हल्की को उठाओ। चश्मा वाली के पीछे। स्टैंड अप। बताओ, सबसे लंबा तार किसका खींच सकते हैं? सोना का। सोना तनी बेसी समझ में आता है, लोग बैठो। बताओ, सोना के बाद सबसे लंबा तार छोड़वा, बता क्या कर खींचा जाता है? वेरी गुड, बच्चा पढ़ रहा है। बताओ मैडम, सबसे लंबा तार किसका खींचा जाता है? कहती है चांदी का। सोना का नाम ये ना बोली है रे। अरे, बताइए आप, सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन था? तांबा। वेरी गुड। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला? क्लियर है। सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम तत्व हीरा। सही है। बोलो ना रे। आज बताओ, सबसे कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का कुचालक है? अधातु। अरे छोटा, सब अधातु विद्युत का कुचालक है। एकमात्र अधातु है जो पहले पहले तुम लोग दिमाग अपना स्थिर करो। समझा? इतना बाप रे बाप, उम्र देखो अपना। ये उम्र तो हर बाल बच्चा पढ़ने के है, तू पढ़ रहा है। अच्छा, वो दिमाग तो हर स्थिर नहीं। सबसे पहले, हम ध्यान से समझना, जितना धातु है सब सुचालक है। और जितना अधातु है सब कुचालक है। कौन ऐसा धातु है जो कुचालक है? शीशा। मेरा कुछ बुझाइए नहीं रहा है। कौन ऐसा अधातु है जो सुचालक है? ग्रेफाइट। पेंसिल में किसका उपयोग करते? ग्रेफाइट। कितना सिंपल तो है। नहीं समझ में आया? एक्वारेजिया में HNO3 कितना भाग? 3 भाग की 1 भाग? 3 भाग। 1 भाग ना। HNO3 में 3 है तो 1, HCl में 1 है तो 3। अब दोनों सांद्र की तनु। सांद्र ना। क्लियर है? समस्या ही अंचला, क्लास में नहीं रहिएगा, खाली शरीर रहेगा तो नहीं होगा। आपका जितना भी काम है ना, वो सब सेकेंडरी है। आपका प्राइमरी काम है पढ़ना। यहाँ समस्या ही है कि रात में उन्हें बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से झगड़ा करेगा, अब भोरे आके क्लास में बैठेगा। ओकरा लग रहा है अभी जाने दो, फोन करके फिर करी आएंगे। एकदम नहीं होगा। गड़बड़ होना है। इसलिए चला पढ़ाई पे ध्यान, वो सब चलते रहेगा, वो एगो हिस्सा है जीवन का। एकदम वो चलेगा, ओकरा तो रोक नहीं सकता, लेकिन इसको मेन में रखो, नहीं तो मामला हो जो तो गड़बड़। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। कल आपका शायद खत्म हो जाएगा। कितना में टेस्ट पेपर? अभी होली के छुट्टी में पूछ लेते हैं बना है कि नहीं। अभी चला, सब छुट्टी में था, LP का थोड़ा लोड था। नेक्स्ट वीक से हम लोग हॉट शॉट फिर स्टार्ट करेंगे। क्या? जो भी टेस्ट आपका पेंडिंग है उसको आप करवा देंगे, हम पूछ लेते हैं। ठीक ना? एक भी नहीं, एक तो हुआ था। ज्योग्राफी हुआ था, एक टेस्ट तो हम ही करवाए थे। ज्योग्राफी का एक टेस्ट हुआ है ना। अच्छा, हम पता कर लेते हैं क्या स्टेटस है आपका, ठीक है ना? फिर देख करवाते हैं। पेपर तो छपा हुआ है।
हाँ, मैथ का क्लास शाम वाला। अच्छा, रात वाला तो अभी सर बहुत ज्यादा लोडेड थे, अभी हम 14-15 घंटा उनका क्लास एएलपी में लगा हुआ था, एक एक दिन 3-3 घंटे। देखते हैं हम सर फ्री होते हैं आपका, देखिए क्या क्या हम करवा देते हैं। एक तो पहले किताब आपका 1 to 5 6 to 8 के लिए जीएस वाला था वो करवा देते हैं। दूसरा साइंस स्पेशल बुक आना था वो आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक भी आ रहा है फाइनल, पहले वही आएगा। और उसके बाद आपका हॉटशॉट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। इधर जितना आपका टेस्ट बचा हुआ है, या वो हिस्ट्री का टेस्ट है या मेरा टेस्ट, तो दोनों हो गया है ना। मेरा ही खत्म होगा, ये भी टेस्ट हो जाएगा। जो आर्ट्स पेपर का टेस्ट पेंडिंग है वो भी करवा देते हैं, यही ना करना है, करवा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो बैठ जाओ। चलिए सवाल देख लेंगे आप, सवाल देखेंगे आप लोग। कल ही मैंने बताया था कि सैंडल पीक चोटी, सैंडल पीक की बात करेंगे, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और सैंडल पीक के संदर्भ में कह रहा है कि सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर। कितना मीटर? किसका? ये सैंडल पीक चोटी अंडमान में 732 मीटर इसकी ऊंचाई, जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान की बात करेंगे
तो ये ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार, तो अंडमान की बात करेंगे, अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी जो अंडमान निकोबार के उत्तरी अंडमान पर है। अंडमान निकोबार के किस अंडमान पर? उत्तरी अंडमान पर। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। क्या नाम? तो सैंडल पीक याद रखेंगे। 732 मीटर अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? उत्तरी अंडमान। कहां पे? उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? अपवाह शब्द से क्या तात्पर्य है? अपवाह का मतलब होता है बहाव। क्या होता है? होता है। और ये शब्द प्रयुक्त है, याद रखेंगे, जल प्रवाह। कौन प्रवाह? तो सदैव ध्यान रखिएगा कि जल प्रवाह दो प्रकार से होता है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जल प्रवाह ध्यान रखिएगा नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो नेचुरल जल प्रवाह की बात करेंगे किसके द्वारा? और आर्टिफिशियल याद रखेंगे नहरों के द्वारा। किसके द्वारा? तो बताइए, नहर मानव द्वारा बनाए गए हैं कि नहीं? और नदी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं कि नहीं? तो नदी को ही अपवाह तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपवाह शब्द का तात्पर्य जल प्रवाह से है। जल प्रवाह दो तरीके से, नदियों के द्वारा जल प्रवाह हो सकता है या फिर नहरों के द्वारा। नदियों के द्वारा या कन्फर्म ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा कि अपवाह का मतलब होता है जल प्रवाह। कौन प्रवाह? कन्फर्म। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ध्यान रखेंगे। कहता है एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? देखो भाई, ये गलत लिखा हुआ है। टाइपिस्ट होली में, टाइपिस्ट जो टाइपिंग कर रहा था, लगातार जब हम बिजी थे तो वो भी बिजी था, और जब बिजी था तो भांग खा लिया था। हम मना भी नहीं कर सकते थे, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, और उसमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता था, तो हम तो कुछ बोल नहीं सकते। तो उसमें वो जो है अपवाह का अपवाह लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देना है अपवाह। क्या कर देना है? चलिए कर दिए अपवाह। तो ये अपवाह द्रोणी। क्या भाई? कहता एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं? आइए इसको हम समझते हैं कि अपवाह तंत्र या नदी द्रोणी किसको कहते हैं। लीजिए आप ही समझिए। देखो भाई, सीधा ध्यान रखना है, यहाँ पे यूट्यूब वाला भी ध्यान रखना। तो यहां ध्यान रखिएगा कि अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले आप गंगा नदी की बात करेंगे। ये गंगा का अपवाह तंत्र है। सबको पता है कि ये भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। और ये गंगा जल तंत्र में गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन सदैव ध्यान रखेंगे कि गंगा में पानी कहां कहां से आता है। समझिएगा, आज ही समझ लीजिए। देखिए, गंगा में जो पानी आता है, सबसे पहले गंगा में तो पानी यमुना से आता ही है, जो इसकी मुख्य सहायक नदी है। आराम से समझिए, यमुना डायरेक्ट पानी की, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी और गंगा जल तंत्र या गंगा के अपवाह तंत्र का हिस्सा यमुना बनेगा। कौन? इसके अलावे, यमुना के अलावे राम गंगा, कौन? गौमती, कौन? घाघरा, कौन? गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। क्लियर ना? तो नाम सुन लिए तो कुछ ना कुछ ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब लिखाना संभव नहीं है। क्योंकि अगर सुनाएंगे तो लिखा नहीं पाएंगे, और लिखाएंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, और सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। तो यह स्पष्ट है कि पहले हम समझाते हैं, बाद में लिखा भी देंगे। इस टेंशन मत लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा,
ये तो उत्तर से आकर गंगा की सहायक नदी है, और ये गंगा जल तंत्र या गंगा अपवाह तंत्र का याद रखेंगे कि मिलकर बनाया। अब देख भाई, पानी गंगा में कहां से पहुंचता और कैसे बीपीएससी पूछता है ना। अब देखिए पूछता है क्या, कैसे फंसाएगा। यमुना की सहायक नदी जो है वो सबसे पहले एक नदी है, यमुना की सहायक नदी है चंबल। एकदम आराम से समझो, कौन? चंबल केकर सहायक, केकर। और यमुना की एक सहायक नदी है बेतवा, कौन? एकदम आराम से समझो, कौन? तो चंबल बेतवा किसकी सहायक? तो आप ही बताइए कि चंबल और बेतवा पानी किसको दिया? यमुना अपना पनिया किसको दिया? तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चंबल का पानी कहां आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। जबकि चंबल की सहायक नदी एक नदी है क्षिप्रा, कौन? नाम सुने ना, कौन सा? क्षिप्रा। कौन सा? क्षिप्रा के अलावे चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बनास। क्या नाम है? क्या? इसकी एक सहायक नदी है, याद रखेंगे, पार्वती। कौन? नाम सुने ना, नहीं सुने कोई बात नहीं है। एक नदी है इसका कूनो, कौन? अब देखो भाई, ये सारी नदियां मालवा से आती है, मध्य प्रदेश से आती है। बनास की बात करेंगे तो ये आरावली की तरफ से आती है। आरावली, आरावली राजस्थान से आती है। कौन? प्रदेश से आती है। कहां से? इसी पर उज्जैन बसा है। कौन? कौन? कंफर्म ना। कूनो मध्य प्रदेश से आती है। कहां से? पार्वती मध्य प्रदेश से। कहां से? तो बताओ ये सारी नदियां पानी किसको दे रहा है? अब प्रश्न आएगा कि क्षिप्रा, कौन? कौन? अब बताओ कि क्षिप्रा, आप तो सिर्फ सहायक नदी पढ़ के जा रहे हैं। अब पूछता है कि गंगा जलतंत्र का इनमें से कौन सी नदी नहीं है। इतना डीप ले जाएगा, उसमें ऑप्शन आएगा क्षिप्रा, उसमें आएगा पार्वती, उसमें आएगा परवान, उसमें आएगा नेवाज। ये सारी की सारी सहायक नदियां चंबल की है। किसकी है? मतलब क्षिप्रा, बनास, पार्वती, ये सारी नदी पानी किसको दे रहा है? चंबल। चंबल की सहायक नदी है, मतलब है कि क्षिप्रा का पानी जो है। छात्र के बाद कोई नहीं आता है क्या माइक वीक देखने के लिए? नहीं ना आता है। आज इनकाउंटर करते हैं। अरे ठीक है, खत्म हो नहीं हो, ये तो ड्यूटी बनता है ना कि भाई आके थोड़ा देख लिए, ठीक है तो है, और नहीं रहेगा तो उसको लगा देना है। बस समझे, कार्रवाई होगी। इतना है कि आप देख रहे होंगे इजी शेड्यूल है। होली में हम सोचे कि थोड़ा सा बाल, थोड़ा सा हम थोड़ा सेटिंग उटिंग करवा लेते हैं, लगातार थे। फिर सोचे अब इतना क्लास कंटिन्यू रहता है और क्लास के प्रति हम इतना ये हैं कि हाँ कि कितना कुछ हो जाए क्लास नहीं छूटेगा। बात समझ गए ना। ये सब कितना बकलोल है कि कम से कम जो है, अरे ठीक है पानी नहीं रखेगा, क्या है कि हम पानी पी के आते हैं, हमको पानी नहीं चाहिए। लेकिन माइक कम से कम ठीक है, तुम हमको जो है सब कुछ ठीक है, ठीक मत दो, लेकिन हमारा ग्राउंड और पिच थोड़ा बढ़िया बना के दो, है ना। बाकी हम बल्ला लेके आते हैं, है ना, और कैसे बैटिंग करना है हमें पता है। तो माइक कम से कम दुरुस्त रखो भाई, है ना। कितना बढ़िया सिंगर है, माइक ठीक नहीं रहेगा तो गाना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये लोग समझता नहीं है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये सारा पानी कहाँ जाएगा? चंबल में। चंबल पानी यमुना। तो बताइए कि पार्वती, बनास, क्षिप्रा ये सभी गंगा जल तंत्र का हिस्सा है कि नहीं है? फंसाएगा आपको, ऐसे ध्यान दीजिएगा। एक नदी है, ध्यान रखिएगा, गंगा की एक सहायक नदी है, सबको पता है, सोन। नाम सुने ना,
कौन सा? अब देखो कहां से नदी लाता है, निकालता। सोन डायरेक्ट गंगा की सहायक नदी है, दक्षिण से आकर मिलती है। कौन? सोन। और सोन की सहायक नदी है, पहला एक सहायक नदी है सोन का, जिसका नाम है रिहंद। क्या नाम है? रिहंद। क्या नाम है? रिहंद के बाद सोन की एक सहायक नदी है, नाम सुने होंगे, गोपद। क्या नाम है? सब बीपीएससी में याद रखेंगे, सवाल पूछा जाता है। और एक सहायक नदी छोटा नागपुर से आती है, उधर गुमला तरफ से, झारखंड से आती है, और इसका नाम है उत्तर कोयल। क्या नाम है? कौन कोयल? तो उत्तर कोयल, रिहंद और गोपद, ये पानी किसको दे रहा है? और सोन पानी किसको? तो क्या गंगा जल तंत्र का हिस्सा उत्तर कोयल है? है कि नहीं है? जैसे ये कलम मैंने इस लड़का को दिया, ये लड़का इसको दिया, ये लड़का इसको दिया, लेकिन पैसा तो हमार लगल था, है कि नहीं है? पैसा के कर लगल है, भले ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ 50 लड़कों के बीच में, हमने इसको दिया, मैंने इसका सहायता किया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, किसी को दिया, लेकिन अंततः अगर उस पर नाम आएगा और अंतिम में जब आएगा कि भाई ओकर कागज निकाली कलम के कहां से है, मेरा आएगा, तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, हमर आएगा। ध्यान रखिएगा, अब स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। तो रिहंद, उत्तर कोयल और गोपद गंगा जलतंत्र की उप सहायक नदियां। कैसी सहायक नदियां? कैसी? कंफर्म ना? तो यही सब मिलकर याद रखेंगे, गंगा जलतंत्र या अपवाह तंत्र बनता है। गंगा, इसी को नदी द्रोणी भी, क्या कहते हैं? नदी द्रोणी जल तंत्र या अपवाह तंत्र। नदी द्रोणी, अपवाह तंत्र या जल तंत्र, ध्यान रखेंगे, कहते हैं। क्लियर ना? तो ये पूरा ध्यान रखिएगा। अपवाह तंत्र आप समझ गए। इसी लेकर भारत का सबसे बड़ी नदी और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है? कौन? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। रे लड़का मोबाइल की देखता, घर में पढ़ना, रुकना भाई। पेशेंट को हम डांट रहे हैं तो ऊपर से नर्सों डांट रहा है, डॉक्टर ने डांटेगा, नर्सों को मौका मिल जाता है। बात समझो, इस पर डॉक्टर हम ना डांटेंगे तो इधर दोनों मिलके डांटता है, कंपाउंडर नर्स दोनों डांटना शुरू कर देता है, उसको भी मौका मिल जाता है। व्यक्तिगत मामला में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामला में, है ना? अभी गड़बड़ कर रहा है तो इसको हम डांटेंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, ध्यान रखना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, बाकी एवरीडे आपको समझाते ही रह रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? आराम से समझेंगे भाई। यहाँ पे फिर तो नया आइए रहा है ना, फिर तो अनाउंसमेंट हुआ है ना? हाँ सर, बोले ना एनसीईआरटी लेकर कुछ लेकर बात। हाँ, अरे कल क्या बोल रहे थे? कुछ भी बोल रहे थे ना, फिर होगा टाइम। अब चलो ध्यान दो, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन का क्या नाम है? अमेजन नदी। कौन? ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। दुनिया की क्या है? ये दक्षिण अमेरिका में। कहां पे? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में अमेजन दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। दुनिया की सबसे क्या है भाई? चौड़ी नदी। कौन सी? अमेजन। और ये इसका नदी द्रोणी सबसे ज्यादा चौड़ा इसलिए है क्योंकि ये कई लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? फैला हुआ है। और इसकी कई बड़ी बड़ी सहायक नदियां दक्षिण अमेरिका के विशाल अमेजन वर्षा वन से निकलकर अमेजन नदी में गिरती है। और ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का सबसे चौड़ा अपवाह तंत्र या दुनिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। कौन? अमेजन। जैसे भारत का, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा, याद रखेंगे, अपवाह तंत्र या नदी कौन है? गंगा। इसी प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है?
अब लड़का क्या पढ़ रहा है कि अब देख लीजिए क्या है, कहता है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन का नाम क्या है, अमेजन। लड़का पढ़ के जा रहा है दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील, क्या? तो ये सत्य है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन, नील है, जो अफ्रीका से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये सत्य है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो कौन, कौन, नील। कौन? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन भाई, नील नदी। कौन नदी? तो ये पूरा ध्यान रखिएगा कि दुनिया की अगर पूछेगा कि सबसे लंबी नदी, तो ये सत्य है कि नील है, लेकिन ध्यान रखेंगे चौड़ी नदी कौन है, अमेजन। कौन? कौन? कंफर्म ना? ये पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भाग? हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। हिमालय की नदियां, ध्यान रखेंगे भारत के नदियों को दो भाग में बांटते हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। क्लियर ना? लिख लिए ना? अब आइए इधर आइए, समझिए नदी के बारे में। पूरा आज क्लियर नदी है ना, ध्यान दो भाई नदी के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखिएगा नदी के संदर्भ में, गौर कीजिएगा नदी के संदर्भ में भाई, ध्यान दो। सबसे पहले गौर करेंगे यहां पे, तो सबसे पहले भारत की नदी को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? एक हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीप की नदियां। कहां की नदियां? प्रायद्वीप की नदी का मतलब हुआ दक्षिण भारत। प्रायद्वीप का मतलब क्या हुआ? प्रायद्वीप का मतलब कंफर्म ना? तो ध्यान रखिएगा कि सबको पता है कि यह है हिमालय। क्या है कि नहीं बताओ? ये कौन पर्वत है? तो हिमालय से जो निकलेगा वो कौन नदी कहलाएगा? हिमालय की नदियां। कौन नदियां? और अक्सर हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत में बहेगी, इस लेकर इसे उत्तर भारत की नदी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्यान ये भी रखेंगे कि उत्तर भारत की नदियां को बरसात में पानी की कमी इसलिए नहीं होती है क्योंकि पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में अब जो है यहाँ इस नदी में पानी इसलिए कमी नहीं होगा क्योंकि शीत ऋतु में हिमालय में जितना बर्फबारी हुआ था वो सारे बर्फ, याद रखेंगे, मार्च, अप्रैल, मई और जून में ग्लेशियर पिघलकर ये स्रोत बनाएंगे और गर्मी के दिन में भी वर्ष भर पानी रहेगी हिमालय की नदियां में या उत्तर भारत की नदियां में, और ठंडा में तो पानी कम सूखता है इसलिए कर नॉर्मलाइज रहेगा ही। तो हिमालय की नदियां की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से तीन नदी जल तंत्र में, रेड कलर यहां हम ले रहे हैं ताकि आप आसानी से समझे। सबसे पहले याद रखेंगे हिमालय की नदियां में सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु। कौन? और नाम दिया गया सिंधु जल तंत्र। क्या नाम दिया गया? तो हिमालय की नदी में पहला कौन? कंफर्म ना? सिंधु के बाद याद रखेंगे गंगा। कौन? कौन जल तंत्र? गंगा। कौन? तो गंगा जल तंत्र। कौन जल तंत्र भाई? कंफर्म ना? और तीसरा याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा। कौन? कौन सा? ब्रह्मपुत्रा जल तंत्र। कौन जल तंत्र? तो बताइए हमने हिमालय की नदी को कितने भागों में बांटा? तीन। पहला सिंधु, दूसरा कौन? गंगा, और तीसरा ब्रह्मपुत्रा। क्लियर ना? ध्यान रखिएगा इसमें और इसकी कई सहायक नदियां भी होंगी, जबकि ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत। कहां पे? दक्षिण भारत या प्रायद्वीप की बात करेंगे तो यहां पर आप आराम से समझिए। प्रायद्वीप की बात करेंगे तो प्रायद्वीप की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां की बात करेंगे भाई, तो प्रायद्वीप या दक्षिण भारत में सबसे पहले जो नदी आएगी वो उत्तर से दक्षिण से अरब सागर में सब आपको बताएंगे। प्रायद्वीप की नदी में सबसे पहले नदी आएगी महानदी। कौन आएगी? नाम सुने होंगे,
महानदी के बाद आएगी गोदावरी। कौन? नाम सुने ना? कौन सी? गोदावरी के बाद कृष्णा। कौन? 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 कृष्णा के बाद कावेरी। कौन? कौन? कन्फर्म ना? जबकि याद रखेंगे एक महत्वपूर्ण नदी होगी महानदी। कौन? और महानदी के बाद नर्मदा। कौन? कौन? नर्मदा। कौन? नर्मदा के बाद प्रायद्वीप नदी में सबसे महत्वपूर्ण में से आएगी जिसका नाम होगा साबरमती। क्या होगा? क्या होगा? साबरमती। क्या होगा? साबरमती के बाद याद रखेंगे लूनी। कौन? कौन? और लूनी के बाद माही। कौन? 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 तो यहां पर ये माही है और ये लूनी है। माही और कौन? तो साबरमती, लूनी, माही। साबरमती, लूनी और माही। और साथ में एक और नदी होगा जिसका नाम होगा ताप्ती। क्या नाम? क्या नाम? ये सारे प्रायद्वीप की नदियां हैं। कहां की नदियां? तो प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की नदी में साबरमती। कौन? लूनी। कौन? माही। इसके बाद ताप्ती। इसके अलावे महानदी। कौन? 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 महानदी के बाद गोदावरी। गोदावरी के बाद कृष्णा के बाद कन्फर्म ना? जबकि कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियां जैसे आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे सबसे महत्वपूर्ण नदी में से सबसे प्रायद्वीप या दक्षिण भारत या आप कह सकते हैं दक्षिण भारत की नदियां में मुख्य रूप से याद रखेंगे स्वर्ण रेखा। कौन सा? ये हिमालय की नदियां नहीं है, ध्यान रखिएगा। हुगली। कौन सी? कौन सी? हुगली के बाद दामोदर। कौन सा? दामोदर बंगाल में बहती है, हुगली पश्चिम बंगाल में बहती है। और स्वर्ण रेखा कोटा नागपुर झारखंड से निकलकर उड़ीसा के बालासोर के पास यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा उड़ीसा में दो और नदियां होंगी जिसमें ब्राह्मणी। कौन सी? नाम सुने होंगे। फिर बैतरनी। कौन सी? तो ब्राह्मणी और बैतरनी ये दोनों नदियां उड़ीसा में बहती है। कहां पे? कहां पे? कहां पे? जबकि ब्राह्मणी बैतरनी के बाद आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है पेन्नार। क्या नाम? पेन्नार आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो शेषांचलम पहाड़ी से निकलकर ये नदी ध्यान रखेंगे काकीनाडा के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि पेन्नार के बाद याद रखेंगे दक्षिण भारत की एक नदी है बेगई। कौन? बेगई भी याद रखिएगा तमिलनाडु में बहती है। कहां बहती है? तो प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत में पहली नदी मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा जिसमें सवाल पूछे जा सकते हैं स्वर्ण रेखा। कौन? हुगली। कौन? दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी, पेन्नार, बेगई। ये सारी प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की नदी। प्रायद्वीप या कहां की? प्रायद्वीप या। जबकि प्रायद्वीप में कुछ अन्य नदियां होंगी जैसे पेरियार। कौन सा? कौन सा? पेरियार के बाद ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण नदी है मांडवी। कौन? मांडवी के बाद जुआरी। कौन? कौन? तो पेरियार, मांडवी। पेरियार केरल में बहती है। कहां पे? जबकि मांडवी और जुआरी गोवा में। कहां पे? ये सारी नदियां दक्षिण भारत की हैं। कहां की हैं? कहां की? तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत में। और ये सारे उजले कलर में जितने नदी हम लिखे हैं इसमें सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन? तो प्रायद्वीप दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन? जिसे वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन गंगा? कौन गंगा? तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीप की नदी में ध्यान रखेंगे गोदावरी। कौन? कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, साबरमती, लूनी, माही, ताप्ती, स्वर्ण रेखा, हुगली, दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी, पेन्नार, बेगई, पेरियार। कौन? मांडवी, जुआरी। ये सारी नदियां कहां की हैं?
दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत, दक्षिण भारत या कन्फर्म ना। जबकि ध्यान रखिएगा कि आपका मुख्य रूप से उत्तर भारत में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। डायरेक्ट रूप से सिंधु में मिलने वाली नदियां सियोक, जास्कर, गिलगिट, हुंजा, ये सारी डायरेक्ट मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी होगी। जबकि कुछ गंगा की भी सहायक नदियां जो मैंने अभी बताया था, जिसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किउल, अजय और हरोहर शामिल है, जो डायरेक्ट रूप से गंगा में मिलती है। जबकि गंगा की कुछ उप सहायक नदियां थी जो यमुना के रास्ते या चंबल के रास्ते गंगा जलतंत्र का हिस्सा बना था। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में तीस्ता, मानस, कमेंग, सुबनश्री, दिसांग, लोहित, कालांग और धनश्री जैसी नदियां, ये सारी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्रा की। किसकी? किसकी? कन्फर्म ना। तो ये पूरा इंपॉर्टेंस नदियां हैं। बीपीएससी में अगर इससे अगर ज्यादा सवाल छूटे तो मैं दावे नहीं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 90+ अगर सवाल पूछे जाएंगे नदी से, तो मैंने जितना लिखा है और जितना बोला है वो सारे यहीं से आएंगे। और 10% तो टाइमिंग के कारण, नहीं तो वो भी 10% याद रखेंगे जो है, तो वो भी हम बतेबे करेंगे। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि सवाल इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंस एग्जाम में नदी पूछता है वो टोटल बताया ही जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे भारत में 4000 नदियां हैं, 4000 नदी नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वही आपको बताए जाएंगे, है ना। तो ये पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की हो। 1 मिनट नहीं 2 मिनट लो, लेकिन 30 सेकंड में क्लियर करो। 30 सेकंड। चलिए यूट्यूब वाले हमारे कमांडोज, हो गया? चलो ठीक, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। गौर करेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा क्या निर्माण किया जाता है? डेल्टा। क्या भाई? डेल्टा। क्या निर्माण किया जाता है? डेल्टा। क्या निर्माण किया जाता है? तो याद रखिएगा, नदियों के द्वारा क्या निर्माण किया जाएगा? डेल्टा। दो शब्द आते हैं, डेल्टा और एस्चुरी। डेल्टा और क्या भाई? एस्चुरी। डेल्टा या, देख भाई आराम से समझो, आज डेल्टा ही समझ लीजिए और एस्चुरी समझ लीजिए क्या होता है डेल्टा और एस्चुरी। गौर करेंगे, सबसे पहले आप सुनते होंगे कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा और ब्रह्मपुत्रा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन एक शब्द आप सुनते होंगे, एक शब्द आप ये भी सुनते होंगे कि नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। जान दो भाई, ये नदी गंगा, गौर कीजिएगा कि गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी पूरे अपने मैदानी इलाकों से, पूरे मैदानी इलाकों में बाढ़ लाती है और बाढ़ लाके मिट्टी घुलाती है। अरबों टन मिट्टी का ट्रांसपोर्टिंग कर लेती है, बहा ले जाती है। कौन? गंगा। और जब गंगा ले जाएगी तो अपने मुहाने पर ले जाएगी। कहां ले जाएगी? और मुहाने पर जैसे ही गंगा जाएगी तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि ये कई धाराओं में बंट जाएगी, और धारा में जब बटेगी तो इसके फोर्स, प्रवाह कम जाएंगे, इस कारण ये बहाकर जो मिट्टी मुहाने पर ले गई, ये प्रवाह के दौरान ये यहीं पर याद रखेंगे जमना शुरू हो।
और इस तरीके से ये जमकर एक ऊंचाई प्राप्त करता है और फिर इस पर नदियां बह बह कर किसी तरह से खाड़ी या सागर में प्रवेश कर जाती है। तो पानी तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन ये मिट्टी जो है ये मुहाने पर क्या हो जाता है, जम जाता है। और जब जम जाएगा तो इसी भौतिक स्वरूप को हम, जमे हुए मिट्टी को हम क्या कहेंगे, डेल्टा। क्या कहेंगे, क्या? तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा अपने मुहाने पर मिट्टी जमा करती है और ऐसे भौतिक स्वरूप को हम डेल्टा कहते हैं। और यह है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। कौन डेल्टा? इस भौतिक स्वरूप को ध्यान रखेंगे। इस भौतिक स्वरूप के विकास के लिए, संरक्षण के लिए प्रकृति ने सब कुछ बना रखा है। अगर प्रकृति को जीवन अगर नहीं बनाना होता तो इतना प्रोसेस वो क्यों किया? लोग कहता कि प्रकृति क्या किया, क्या है प्रकृति? तो ये प्रोसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमृत, जहर, पानी, हवा, सब कुछ ये कहीं ना कहीं कोई तो है, प्रकृति तो है, जो कि ध्यान रखेंगे कि आपके लिए बना के दे दिया है और आप उसका यूज करते हैं। तो डेल्टा जब बनता है नेचुरल और प्रकृति रूप से, तो इस डेल्टा के संरक्षण के लिए यहाँ पर एक विशेष वन उगाते हैं जो इस डेल्टा को, याद रखेंगे, क्या करता है कि संरक्षित करता है। और इस वन को हम कहते हैं मैंग्रोव वन। कौन वन? और मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा भारत में है बंगाल में। कहां पे? कौन वन? मैंग्रोव वन। कौन वन? कन्फर्म ना? तो याद रखिएगा गंगा के अलावे ब्रह्मपुत्रा। गंगा के अलावे कौन? तो गंगा के अलावे याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा भी आसाम के, ये थोड़ा कम ही लेके आती है लेकिन लाती है, ज्यादा बाढ़ लेकर आती है ये। और बांग्लादेश में भी ये मिट्टी पूरा निकालती है यहाँ से। तो ये पूरा भारत और बांग्लादेश से भी ये नदियां ब्रह्मपुत्रा भी मिट्टी लाती है और गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है। इसके अलावे गौर करेंगे कि महानदी कौन? महानदी के अलावे गोदावरी कौन? कौन? कृष्णा कौन? कावेरी कौन? ये सारी नदियां भी डेल्टा बनाती है अपने मुहाने पर। अपने मुहाने पर क्या बनाती है? महानदी। कौन? महानदी के अलावे गोदावरी। कौन? गोदावरी के अलावे कृष्णा। और कृष्णा के अलावे बताइए, सारी नदियां अपने मुहाने पर क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? क्या बनाती है? जबकि अक्सर आप सुने होंगे कि एक नदी है नर्मदा। कौन? कौन? नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? और ये नर्मदा के बारे में सुने होंगे कि अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है। ये एस्चुरी क्या है? ये है रेत कंकड़। जैसे मिट्टी जब जमा होगा तो या तो मैदान बनेगा या तो डेल्टा। मैदान बनेगा तो या मैदान, या मैदान, या अगर आप कहेंगे कि जलेबी तो वो मैदा से ही बनेगा, कोई वो है ना, मैदा से बनेगा। लड्डू बेसन से बनेगा, प्रोसेस है। अब बेसन वो कुछ किसी का भी रहे, चना का रहे चाहे खेसारी का रहे, लेकिन है, बात समझ गए ना? तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे रसगुल्ला है तो ये गाय का दूध का बने या भैंस का दूध का बने। अब बाधित में कोई बकरी दूध का बना दे तो वो अपवादित है भाई, अब वैसा होगा ही नहीं, है ना? कोई बोले तो उससे नहीं लेना देना, है ना? अब रसगुल्ला बनता है, दूध से बनता है, ऑप्शन में दे देगा कि गाय का दूध, भेड़ का दूध, उटनी का दूध, कुत्ती का दूध। तो ये सही है कि गाय का दूध होगा। अब वो पागले रहेगा, अब बोले, अब उसमें रिजिट कर दे कि हाँ छेना तो दूध से बनता ही है। अरे दूध से बनता है, भैंस या गाय के दूध से बनता है ना? ना कि भेड़ के दूध से बनता है। लेकिन बनाने वाला कुछ बना सकता है, तो वहां पर ही ध्यान रखेगा। अब एस्चुरी क्या है भाई? देखो यहाँ पर नर्मदा दो पर्वत के बीच बहती है, भ्रंश घाटी। कौन घाटी? भ्रंश घाटी में जब बहती है तो दो पर्वतों के बीच बहती है। क्या बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा।
इसके मार्ग में मिट्टी मिलता उलता केवल मिलता है रेत कंकड़। क्या मिलता? पत्थर। क्या मिलता? तो रेत कंकड़ पत्थर को ही बहा के ले गई, और जब उसको लेकर गई तो उसी को मुहाने पर जब जमा करेगी तो वैसे स्ट्रक्चर एस्चुरी कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो सीधा सवाल बनेगा कि नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है कि एस्चुरी? क्या कन्फर्म ना? ये नदियां मैदान में नहीं बहती, मैदान में ये घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? तो दो पर्वत के बीच को हम क्षेत्र को क्या कहेंगे? घाटी। इसे रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। रिफ्ट वैली या एक सवाल फिर बन गया कि रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में कौन बहती है? नर्मदा। किन दो पर्वत के बीच? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन बहती है? नर्मदा। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अभी बताए हैं यहां पर ये सवाल, इसका आंसर आप देंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां द्वारा किसका निर्माण किया गया था? डेल्टा। किसका भाई? तो ये आप समझ गए होंगे, डेल्टा। नेक्स्ट सवाल, गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा विसर्पित होने पर। नदियों के द्वारा क्या होने पर? इसमें एक शब्द है विसर्पित। सर्प मतलब सांप। सर्प मतलब क्या होता? और सांप सदैव सांप दौड़ देगा तो इस आकार में भागता है। भागता है कि नहीं भागता है? रेंगता है कि नहीं रेंगता है? कभी देखें कि सीधे सांप भाग रहा है? देखे हैं? वो थोड़ा मूवमेंट उसमें इस तरह से होता है ना? ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये सर्पिला, आओ देखिए होता क्या है। इसी में नदी इधर से बह रही है, इधर आ गई, इधर गई। इसी में अब नदी इधर से बहना शुरू कर, अब इधर से बहना शुरू कर दी, मतलब बंद हो गया और इधर घूम गया। अब इसमें जो जल बनेगा उसी को कहेंगे, देखिए गाय का पंजा देखे होंगे ना, तो देखिएगा गाय का पंजा इस तरह से होगा, गाय भैंस का पंजा। तो हम गौ मतलब गाय, खुर मतलब पंजा, खुर मतलब, तो इसको कहते हैं गोखुर। क्या कहते हैं? गो। देखिएगा गाय भैंस का पंजा इस तरह से रहता है कि नहीं रहता? इस लेकर ऐसे झील को गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा? लेकिन नदी के विसर्पित होने पर। नदी के क्या होने? ये इधर से बह रहा था, फिर इधर से ये बह गया, और ऐसे आकार में जो झील बने वो गोखुर झील का उदाहरण है। कैसे झील का? गोखुर झील का उदाहरण एक महत्वपूर्ण नदी है झेलम। कौन? सॉरी, गोखुर झील का बनाने में एक महत्वपूर्ण नदी का योगदान है झेलम। कौन? झेलम नदी के कारण ही भारत की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी मीठे पानी की झील बूलर। कौन? तो बताओ, बूलर झील गोखुर झील का उदाहरण है। कैसे झील का? कौन सा? बूलर। कौन सा? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन? बूलर झील। कहाँ है? कहाँ पे? और ये किस नदी से संबंध है? किससे? तो गोखुर झील का उदाहरण है कौन? बूलर। इसका संबंध किस नदी से? कंफर्म ना? याद रखिए। नेक्स्ट सवाल, अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा क्या निर्माण किया जाता है? ज्वारनद मुख या एस्चुरी? ज्वारनद मुख या, तो बताओ भाई, ज्वारनद मुख या एस्चुरी का निर्माण कौन करती? बताओ कौन? अभी मैंने बताया था कि नर्मदा कौन सी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण? कौन सी नदी? कौन सी? तो नर्मदा अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। किसका? जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एस्चुरी क्यों बनाती है? क्योंकि वो कहां बहती है? भ्रंश घाटी। कौन घाटी? और दो पर्वतों के बीच नैरो सकरे घाटी में मिट्टी का क्या है? अभाव।
इस लेकर मिट्टी ना ले जाके वो रेत कंकड़ क्या ले जाती है, और उसी को जब मुहाने पर जमा करती है तो वैसे स्ट्रक्चर और वैसे स्वरूप को हम ऐश्वर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लियर ना। खूब झुको झुको झुको, है ना, आराम से एकदम। हाँ देखा कि बात समझ गए ना। अरे थोड़ा क्लिनिक हमार खराब है कि डॉक्टर थोड़े खराब हैं। इसको चाहिए मेदांता वाला, मेदांता है ना, वेदांता में जो पेशेंट दिखाने के लिए जाता है ना, वो तो कते गांव से जब आता है तो नर्से के देखते रह जाता है, पेशेंट भूल गया। बात समझे, क्योंकि वहां वेल मेंटेन नर्स भी है। अब पीएमसीएच में बेचारी है ना, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन बेचारा पीएमसीएच में जो कंपाउंडर है, नर्स है, वो बेचारी जो है थोड़ा एजेड है, साड़ी पहन के है। बात समझे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीएमसीएच में इलाज है ना, हाँ थोड़ा सा थोड़ा हाईटेक नहीं है बना हुआ, है ना, बात समझ गए ना, लेकिन डॉक्टर सब ठीक है। बात समझिए, देखिए बात समझिए, एग्जांपल हम बहुत देते हैं। वही पीएमसीएच का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने आवास पर फुल्ली हाईटेक बना के हॉस्पिटल 1500 रुपया लेके फी लेके 20,000 का दबा दिया, तो रोगी कहता हमार इलाज बहुत बढ़िया चल रहा है। और वही डॉक्टर उस प्राइवेट क्लिनिक में क्या लिख के अपना प्रोत्साहित कर रहा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीएमसीएच। वही बोर्ड पढ़ के एंट्री भी लोग करा, अरे तो पीएमसीएच के डॉक्टर हो, बहुत बढ़िया। और वही डॉक्टर पीएमसीएच में जाके इलाज करेगा तो वहां सरकारी योजना से दवा मिलेगा, तो वही दवा याद रखेंगे 100 200 500 का मिलता है। वही डॉक्टर देख रहा तो बोल रहा कि देखा तो, लेकिन हमार मन नहीं ठीक लग रहा है ना। तो यही मास्टर हाईटेक होके थोड़ा आए, हाँ यही थोड़ा हम हाईटेक होके आए, और थोड़ा इसमें फुल एसी लगा दें, शीशा तीसा लगवा दें, टाइल्स मार्बल बिछवा दें, एंट्री करने के बाद तो लोग 10,000 फी भी देगा, हाँ 10,000 फी भी देगा, लेकिन वो सब होने वाला करवे नहीं करेंगे। बनेगा मास्टर बनेगा, है ना, तो मास्टर बनेगा तो वो सब नहीं होगा भाई, सीधा पढ़ाए, कोई हाईटेक नहीं मिलेगा, है ना। देख रहा है शीशा टूट गया, हम पर्दा लगवा दिए, अब पर्दा नहीं, स्टाफ बोला कि सर उधर से धूप आता है, उधर से धूल आता है। हम बोला तो की करें, तो एगो बेडशीट था तो बेडशीटे फाड़ के बांध दिया, है ना। हाँ समझो, अब लगता है उसमें 500-700 रुपया पर्दा लगता है, तो पर्दा कहाँ से आदमी लाएगा। तो बोले बेडशीट है, तो बोला सर एगो हमारे यहाँ पुराना था, अब उसको नहीं बिछाते हैं, तो बोले ला के ओकरे बांध दो, देखो बेडशीट उधर बांध दिया, है ना। तो सुविधा नहीं मिलेगा, लेकिन दवा मिल रहा है बढ़िया, और डॉक्टर एक्सपीरियंस वाला मिलेगा। हाईटेक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हाईटेक जहां मिलेगा वहां आपसे अवैध पैसा लेगा। नर्सिंग होम में जाइए, वहां पैसा आपको अवैध रूप से ले लिया जाता है ना। आप खाली जाइए कि हमको बुखार है, तुरंत 2 दिन रखेगा 1 लाख का बिल, बेवकूफ का बुखार में कौन 1 लाख का बिल लगता है रे, हाँ जाओ ना। आप बड़े हॉस्पिटल नर्सिंग होम में जाइए, सिर्फ बोलिएगा कि हमको जो है थोड़ा सा अनपचा जैसा लग रहा है, मन ठीक नहीं लग रहा है, 2-3 दिन रखेगा, 1-1.5 लाख का बिल बना के भेज देगा। और जबकि वो की है, अगर घर में उसका इलाज कीजिएगा तो जीरा पानी नींबू पानी पी लीजिए, खत्म हो गया। आगे ध्यान दो भाई, आगे कहता है प्यारे ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां से, मानसरोवर झील कहां प्यारे, तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत, चाइना से कौन सी 2 नदी निकले हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु और कौन,
तो सिंधु और ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे कहां से? कहां से? मानसरोवर। कहां से? और हमने सिंधु जल तंत्र में बता दिया था कि सिंधु के अलावे उसकी कई सहायक नदियां हैं, है कि नहीं? और सिंधु गिरती कहां है भाई? अरब सागर में। अरब सागर में, पाकिस्तान के कराची के पास अरब सागर में क्या होती है? गिरती है। कौन सी नदी? सिंधु। सिंधु कितने देश में बहती है? तीन, भारत और पाकिस्तान। चीन, भारत और कौन सी नदी? तो सिंधु का अपवाह या बहाव कितने देश में? 3 देश। क्लियर ना? इसका मुहाना पाकिस्तान में है। कहां? और उत्पत्ति चाइना। उत्पत्ति कंफर्म ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि नुब्रा, सियोग, जास्कर, हुंजा आदि किसकी सहायक नदी भाई? सिंधु की। किसकी? तो सिंधु की सहायक में नुब्रा, कौन? सियोग, जास्कर, हुंजा, और एक नदी है गिलगिट। कौन भाई? गिलगिट। कौन सी? ये सारी सहायक नदी किसकी है? सिंधु की। किसकी? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। भारत और किसके बीच? भारत और, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन समझौता? और इस समझौता में 3 नदी का पानी का बंटवारा हुआ ना? इसमें याद रखेंगे सिंधु। कौन? सिंधु के बाद झेलम, और झेलम के बाद चुनाव का 80% पानी कौन लेगा? पाकिस्तान। कौन? और 20% पानी इंडिया लेगा ना? जबकि रावी, कौन सा? ब्यास, और कौन? सतलज। तो रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी इंडिया लेगा ना? और 20% पानी पाकिस्तान। कौन? और इस तरीके से दिया गया नाम सिंधु जल समझौता। कौन समझौता? तो सिंधु जल समझौता 1960 में किन 2 देश के बीच? और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कौन? तो प्रश्न पूछेगा कि सिंधु जल समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल। और सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1900। भारत और कंफर्म ना? तो आज यही था, ताकि थोड़ा सा